में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद प्रसाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा, सब कुछ सबके सामने जाहिर है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी ही क्यों कराई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। उनसे पूछिए कि मुझे मारा क्यों। अब इसका सामाजिक न्याय कहाँ गया। ये सभी मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं हुए हैं। चुनाव है इसीलिए वो ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से पता चला रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यहीं से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। एक स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपकी परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? क्या किए? कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहती हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में 99 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में 104 सक्रिय मरीज हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। देश में पिछले दिनों में कोरोना से पीड़ित 2 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि समाचार एजेंसी ANI ने साफ किया है कि मृतकों की दूसरी गंभीर बीमारियां थी। कोविड-19 महामारी ने 2020 में अब तक लाखों लोगों की जान ली है। ऐसे में एक बार फिर बढ़ रहे आंकड़े चिंता का सबब बन रहे हैं।
देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर मई के महीने में ही मानसून पहुंच चुका है और कई के हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक पहुंच जाएगा। इसे लेकर आईएमडी ने कहा कि अपडेट दिया है कि भारतीय मौसम विभाग ने 26 मई 2025 को दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने देश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है और आने वाले कुछ दिनों में ही इसके और आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। बता दें कि अभी देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों में इसके अधिकतर हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने 26 मई 2025 को पुष्टि की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने मुंबई में समय से 16 दिन पहले प्रवेश कर लिया है। सामान्य तौर पर मुंबई में मानसून की शुरुआत 11 जून के आसपास होती है, लेकिन इस बार यह इतिहास में सबसे जल्दी पहुंचने वाला मानसून बन गया है। वर्ष 2001 से 2025 की अवधि में यह सबसे शीघ्र आगमन है। भोपाल खंडवा में आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आए। महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया और इस्तीफे की मांग की। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और रोशनी यादव का कहना है कि प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में महिलाएं आरक्षित हैं और सरकार लाडली बहनों को 1250 रुपए देकर वाहवाही लूट रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में रोजाना 35 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है और उनसे कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही है। हमारा प्रदर्शन खंडवा में जो महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या की गई है उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज महिलाओं के हृदय कांप रहे हैं। महिलाएं आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मोहन सरकार आज मौन धारण करे बैठी है। मुख्यमंत्री को होश में आना चाहिए। आज वो सोचते हैं कि 1200 रुपए देने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी। मौन धारण करने से काम नहीं चलेगा, जश्न मनाने से भी काम नहीं चलेगा। एक और भाजपा सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन उन्हें होश में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जब महिला ही नहीं बचेगी तो किसको सशक्त करेंगे? जब महिला जिंदा नहीं रहेगी तो किसको सुरक्षित रखेंगे? आज असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने का समय है। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसका इन्होंने वाहवाही लूटने का प्रयास किया, लेकिन आज इस कांड की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार मोहन सरकार है, मोहन यादव है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है इतनी शर्मसार घटना करने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता तो शर्मसार हो रही, लेकिन ये सरकार के भी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी है। शर्म आती है ऐसी मोहन सरकार पे कि खंडवा में आदिवासी बहन के साथ में जो इतना गलत काम हुआ, इतना भीभत्स काम हुआ, उसके लिए उसके बेटे को पड़ोसियों से 4000 रुपए मांगने पड़े, तब वो अपनी माँ को वैन में लेके गया। क्या ये सरकार मर गई? क्या इसके पास इतनी भी मानवता नहीं थी कि कम से कम उस पीड़ित महिला को उस घर तक पहुंचा दे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहनें सिर्फ लाडली बहनें बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक 1200 रुपए देकर आपने इनकी वोट नहीं खरीद लिए हैं। आपकी जिम्मेदारी इनको सुरक्षा देनी भी है, इनकी रक्षा करनी भी है, और अगर आप इनको सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के संवेदता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। चबूतरा बनने के साथ साथ बाबा साहब की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। तब ग्वालियर बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध करना यह दिखाता है कि आज भी जातिगत भेदभाव समाज में फल फूल रहा है। कोर्ट धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, गीता और कुरान से अभी बल्कि उसी पवित्र किताब से चलता है जिसका नाम भारतीय संविधान है, और उसे लिखने वाला बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? उक्त बात दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने कही। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का समर्थन कर रहे कुछ अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं के साथ तथा
कथित उचित जाति से आने जाने वाले वकीलों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कायराना हरकत है और यह अब बाबा साहब की मूर्ति हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट में लगा के ही रहेंगे और संविधान विरोधी देखते रह जाएंगे। यादव ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ताओं में कहा कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग की है कि संपूर्ण देश के सभी न्यायालय परिसरों में संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति प्रतिमा लगाई जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से भी पत्र लिखकर मांग की है कि ग्वालियर में हो रहे विवाद को वर्ग संघर्ष में बदलने से पहले ही प्रशासन को निर्देशित कर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कराई जाए और विवाद को शांत किया जाए। इस विषय में सीएम और राज्यपाल से जल्द ही मिलकर विषय की गंभीरता से अवगत कराएंगे। यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी आजकल बात पर सामाजिक न्याय और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन आज जब सामाजिक न्याय और बाबा साहब एवं उनके द्वारा लिखित संविधान के सम्मान को बचाने का अवसर है तो कांग्रेस पार्टी की चंद नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस राहुल गांधी के विचार से नहीं बल्कि सामंत शहतियों से के आदेश पर चलती है। चूँकि यह विषय गंभीर हो चुका है और वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने और बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के उद्देश्य में मैं स्वयं 2 जून को ग्वालियर जा रहा हूं। उसी दिन संभाग के सभी जिलों के साथी एकत्रित होंगे और जल्द ही नगीना से सांसद भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद भी ग्वालियर आएंगे। जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, बाबा साहब की मूर्ति न लगाने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। और जो लोग जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, एक बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि किसी एक वर्ग एक जाति का विषय ना रहे, जो वकील विरोध कर रहे हैं उसमें भी लगभग पिछड़े वर्ग के भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं। हो सकता है एससी वर्ग के ना हो, उसमें मैं श्योर नहीं हूं। तो मैंने ये अपील भी की है उन पिछड़ा वर्ग के और सामान्य वर्ग के भी वकीलों से कि विरोध किसका कर रहे हो। जिस किताब को पढ़ के आप वकील बने हो और जिस किताब को पढ़ के आप वकालत करके अपने घर की आजीविका चला रहे हो, वो किताब उन्हीं अंबेडकर साहब ने लिखी जिनकी स्टेच्यू लगाने का विरोध कर रहे हो। ये हमें जानकारी मिली है। मैं चूंकि उसी संभाग का रहने वाला हूं, मैं पिछला विधानसभा लड़ा था, बहुत थोड़े से वोट से हारा हूं, बिना बीजेपी कांग्रेस के लड़ा, आजाद समाज पार्टी से लड़ा, आखिरी के 15 दिन पहले लड़ा, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष था, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष था मध्य प्रदेश का, आप सबको मालूम है। और मैंने 125 टिकट मांगे थे। राहुल गांधी और खड़गे जी जो कह रहे थे कि हम आबादी के हिसाब से हक देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो मैं नाराजगी होकर पार्टी छोड़ दी थी। मेरा टिकट नहीं, बोले आप ले लो, 3 और ले लो, 4 और ले लो। मैं 125 की लिस्ट लेके कमलनाथ के पास गया था, आप सबको मालूम होगा। और फिर मैंने पार्टी छोड़ी और 15 दिन का चुनाव लड़ा और मात्र 15 दिन के अंदर 30,000 वोट प्राप्त किए। इतने से वोटों से चुनाव मात्र हारा। मैं उसी संभाग का रहने वाला हूं, दतिया जिला, जहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे, वहीं का रहने वाला हूं। और इसलिए मुझे मालूम है कि वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति मोहल्लों में बनने वाली है। ये बहस छिड़ चुकी हर गांव के अंदर। 10 लोग कहते हैं कि नहीं ठीक किया, नहीं लगाने दी अम्बेडकर की मूर्ति, और वहां पे 1100 लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत किया, ये ठीक नहीं होगा। तो ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जाति, क्योंकि ऊंची नीची कोई जाति है ही नहीं संविधान लागू होने के बाद। कोई सामंतवादी जो आज भी राजा महाराजा बने फिर रहे हैं, कोई राजा महाराजा नहीं है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूंगा, राहुल गांधी से एक सवाल और पूछना था, आपने अच्छा याद दिला दिया। राहुल गांधी इस बात का जवाब दे जो उन पे आरोप लगता है कि राहुल गांधी की खुद पार्टी के अंदर नहीं चलते। राहुल गांधी जी, अगर आपके विचार या तो आपके 2 मुंह हैं, आप बात सदन में दूसरी करते हो और जमीन पे दूसरी चीज है, आपकी हकीकत दूसरी है, या फिर मुझे लगता है राहुल गांधी के विचार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं बल्कि सामंतशाहियों के आदेश से कांग्रेस चलती है। ये पुतले हैं, ये क्या बोलते हैं, मोहरे हैं, जो पीसीसी के चीफ हैं, क्या नाम है इनका, अरे जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो 35,000 वोट से हारे फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ, ये मोहरे हैं। सॉरी, आरक्षण की बात सिर्फ जातिगत के आधार पर नहीं होती है। आरक्षण की बात विषय जो बहुत गंभीर है, और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है।
और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहां पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहां पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से पैसा धन इकट्ठा करके वहां पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया, और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए, तो वहां पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बट गया। उसके बाद जब आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहां गए, कुछ अम्बेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अम्बेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा है। संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख कर आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है, कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजीआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो, अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अंबेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो, तो के लिए करते हो? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये कांग्रेस की पोल खुल गई है इस पूरे मूवमेंट से। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि राहुल गांधी को यह विषय मालूम है और राहुल गांधी ने परसों ही इस संबंध में किसी से चर्चा की, मैं नाम ऊपर नहीं करना चाहता, तो फिर राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूं 2 जून को ग्वालियर, और ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को एकत्रित किया है और 2 जून तक का समय इसलिए ताकि मोहन यादव जी ये ना कहें कि समय नहीं दिया गया। समय दे रहा हूं, तब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके या तो मूर्ति की स्थापना कर दें, नहीं तो 2 जून को तारीख घोषित करके आऊंगा।
ग्वालियर की एक एक सड़क जाम होगी, ग्वालियर शहर जाम होगा और उसी दिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर के अंदर करेंगे। उस कार्यक्रम में मैं राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, आओ संविधान की बात करते हो, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, उनको आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके कहा कि आप एक बार जाके देखो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाजों के अंदर भेदभाव फैला के, नफरत फैला के लड़ाई कराना नहीं है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का, ये काम हमारा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि उन सब के अंदर भाईचारा बने और बाबा साहब का वो लोग भी सम्मान करें जो भले ही एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग या आरक्षित वर्ग से नहीं आते, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो पढ़ाई और अधिकार का सम्मान उन वकीलों को भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी वर्ग के होते। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई भी वहां आने वाले हैं, मैं भी 2 तारीख को पहुंचने वाला हूं। मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आइए इस मैदान में लड़ाई में लड़िए, और मैं मोहन यादव जी से अपील करूंगा कि इस लड़ाई की आवश्यकता ही ना पड़े छेड़ने की। 2 तारीख तक आपके पास समय है, और अगर 2 तारीख तक नहीं लगाते हैं तो ग्वालियर चंबल का आंदोलन इस मध्य प्रदेश के हर कोने तक होगा और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आज मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी 1 साल तक नहीं आने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। जब आपकी विचारधारा से और हक अधिकार छिदते दिखते हैं या सामाजिक न्याय की बात आती है तो मेरे जैसा आदमी चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं पुनः राजनीति में सक्रिय होके वापस से काम करने के लिए जा रहा हूं। आप सब सारे साथी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि समाज के अंदर आप और हम सब मिलकर वैमनस्यता ना फैल पाए इसका प्रयास करें और सामाजिक वर्ग संघर्ष ना हो पाए इसका प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे। और बाबा साहब की मूर्ति लगा के हम ये संदेश देने का काम करेंगे कि संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान बनाने वाले का हम सम्मान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। आज दिखाया है मध्य प्रदेश में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आज मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं और ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज मध्य प्रदेश के 55 जिले में आक्रोश है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं वो सिर्फ 3% लोग हैं, और 3% लोगों ने आज मध्य प्रदेश शासन को और प्रशासन को ऐसा दबाव डाल रखा है कि आज 15 दिन हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज दामोदर जी ने बोला है कि 2 जून को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इंडिया चीफ जस्टिस जी को अनुरोध करता हूं कि ये वर्ग संघर्ष ना बने और इस कारण से 2 जून से पहले माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाए, और जिसमें स्पष्ट है, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार का आदेश है, जिसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में लग सकती है तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में ये अनुरोध करता हूं कि तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय मध्य प्रदेश और सारे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। और मैं पुनः मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और चीफ जस्टिस जी को यह संदेश पहुंचेगा कि अगर 2 जून से पहले अगर नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना नहीं की जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करने में सफल रहा। मंत्री सारंग। मनमोहन और सोनिया की कांग्रेस सरकार में भारत अर्थव्यवस्था में सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। पीएम मोदी ने आर्थिक अनुशासन और सुशासन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हमारे विकास की गति यह स्थापित कर रही है कि जल्द से जल्द भारत 3रे स्थान पर पहुंचेंगे। यह मोदी जी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो वादे किए हैं वो समय से हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाने की आदतन रूप से वो इस तरह की बातें करते हैं।
हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं और ये सुनिश्चित है कि हमने प्रदेश में विकास और कल्याण को प्राथमिकता पर रखा है। देश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की समीक्षा भी होती है और पुलिस और प्रशासन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस बिना तथ्यों पे के आरोप लगाने की उसकी आदत हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कटिबद्ध है सुचारू समय से लोगों को न्याय दिलाने के लिए और चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए। को उचित न्याय मिले, समय से न्याय मिले, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए ये देखने को मिलता है कि बहुत बार निर्णय आने में बहुत समय लगता है। मध्य प्रदेश में 200 स्थान पर 200 थानों में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के वीसी रूम बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से गवाहों की गवाही हो सकेगी, जिसमें कि समय से लोगों को न्याय मिल सके। ये निश्चित रूप से लोगों को उचित और समय से न्याय मिलने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर, कोरोना के हमारी सरकार ने भोपाल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया। उसमें तेज गति से काम चल रहा है। विगत दिनों समीक्षा के समय मैंने देखा कि उसकी डिज़ाइन में और उसकी प्लानिंग में काफ़ी कुछ कमियां थी। मैंने अलग अलग स्तर पर वहाँ पर दौरा करके भी और अलग अलग स्तर पर उसकी जब समीक्षा की तो मुझे लगा कि इसमें बहुत परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आगे ये हमारा एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परंतु जिस प्रकार से उसकी प्लानिंग थी उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि वो कमियों को पूरा किया जाए, चाहे पानी का बात हो, सीवेज का बात हो, फायर सिस्टम की बात हो, फायर फाइटिंग सिस्टम की बात हो, पार्किंग की बात हो। वहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो व्यवस्थित बन सके। इंटरनेशनल लेवल का यदि हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल की गतिविधियां संचालित करने के लिए जो जो वहाँ पर ज़रूरत है वो सब सुविधाएं मुहैया हो। इन सब के मैंने निर्देश दिए हैं और उसमें हम जल्द से जल्द परिवर्तन करके उसको ठीक ढंग से स्थापित करेंगे। कांग्रेस लॉयर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश ताकत के साथ आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन स्थापित करते हुए इस देश में कल्याण और विकास के तो नए आयाम स्थापित किए ही हैं, पर आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए समग्रता के साथ इस देश में अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। हर एक क्रांतिकारी कदम देश को नए आयाम तक पहुंचाने में सफल रहा है। आर्थिक अनुशासन, विकास और कल्याण की सोच, सुशासन उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी बना है। हम आर्थिक रूप से दुनिया में चौथे स्थान पर आए हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। नरेंद्र मोदी जी ने जहां विकास और कल्याण को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, अपने सफल और समग्र विदेश नीति के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाई है, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया। आतंकवादियों के खिलाफ दुनिया में लड़ाई का नेतृत्व करने की बात हो, अलग अलग विषय जो कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे योग के माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर नई दिशा देने की बात हो, कोविड जैसे भीषण समय पर पूरी दुनिया को मदद देने की बात हो वैक्सीन बनाकर, या फिर पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर शांति का संदेश देने की बात हो। नरेंद्र मोदी जी ने हर विषय पर सफलता अर्जित की है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उस देश को आगे बढ़ाया है
जब कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ शासन करती थी, सोनिया गांधी जी के हाथ में मनमोहन सिंह सरकार का रिमोट था, तो हिंदुस्तान को सबसे पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। हम आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार के कारण गर्त में जा रहे थे। भ्रष्टाचार आकंठ से हिंदुस्तान डूबा हुआ था। पर नरेंद्र मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया। आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। हम आज चौथे स्थान पर हैं। हमसे ऊपर केवल अमेरिका, चाइना और जर्मनी है, पर आंकड़े कह रहे हैं और हमारी विकास की गति इस बात को स्थापित कर रही है कि चंद दिनों में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर रहेंगे। जर्मनी को भी पिछाड़े हम पीछे करेंगे। ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं और इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये देश और तेज गति से विकास करे और जल्द से जल्द हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। राजधानी भोपाल में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब माफिया और ठेकेदारों के द्वारा अधिक मूल्य में शराब बिक्री जोरों पर है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए आबकारी आयुक्त ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि 10 दिन तक आबकारी विभाग तथा उड़न दस्ता इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त हो रही है। लेकिन जब बेशर्मी की हद हो चुकी है, सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के द्वारा कोई टीम गठित नहीं की गई, ना ही किसी पर अभी तक किसी भी फुटकर विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। इस मामले में जब हमने अपर कलेक्टर प्रकाश नायर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अगर शिकायत आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अभी तक राजधानी में एमआरपी से अधिक मात्रा में शराब माफिया धड़ल्ले से नागरिकों की जेब में डकैती कर रहे हैं। जगह जगह प्लास्टिक का उपयोग करके पर्यावरण पर भी भयानक खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम की भी गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। आखिर कब शराब माफिया पर लगेगी लगाम? पटेल नगर रोड हो या कोई सा भी रोड है, बहुत सारे ढाबे हैं। आप इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ अवैध शराब बैठ के नहीं पिलाते, लेकिन हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उन पर। और पिछले 1.5 महीने में 4 टीमें हम लोगों ने बनाई हैं। इफेक्टिव अलग अलग क्षेत्रों में 4 टीमें जाती हैं। हम एक सतर्कता की दृष्टि से इंटरचेंज भी उनको कर रहे हैं कि एक टीम को आज इस दिशा में, उन खुद को भी पता नहीं रहता टीम को कि आज मुझे कौन से रूट पे जाना है। ये लोग हम डिसाइड करके उस पर सख्त कार्रवाई करा। सर हाथों की करके दूसरे तीसरे दिन फिर चालू हो जाता है। जैसे मामी गेट वाला हुआ, उस पर जुर्माना भी हुआ, बंद हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन अब वो धड़ल्ले से फिर चल रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें भी यही है कि वो चूंकि दुकान का पार्ट नहीं है, आयता हमारे यहाँ तो बंद है। अब वो आस पड़ोस में बेचते हैं, अपन कार्रवाई करते हैं और फिर अगर वो करता है तो फिर से कार्रवाई करेंगे। वही एक तरीका है कार्रवाई के अलावा। और हम पे जो केस बनता है, क्योंकि छोटे छोटे केस बनते हैं, वहाँ जो पीने वालों पे बनते हैं, हायता वाले बनता है, तो वो जमानती अपराध है, हम जमानत देते हैं, कोर्ट उन पर जुर्माना करता है। आप उसको बार बार करेंगे तो शायद उसको ज़्यादा सजा। सर जो है संचालित हो रहा है, फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये हम पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा और एक्साइज दोनों द्वारा हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि फिर से छापामार कार्रवाई की जाए और यहाँ पर भी ऐसी पाई जाए। थैंक यू सर। बेची जा रही है सर आप राजधानी भोपाल में? जी आप बता रहे हैं और इसके बाद में जब हमने कहीं पर से शिकायत की और हम अपनी जो एक्साइज की टीम है उसकी हम लोग रैंडम जाँच करवाएंगे। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है। सर देखा जा रहा है बाजू में जो हाथे चलते हैं उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने बंद करवाए थे, लेकिन वो अभी धड़ल्ले से जा रही है। डिस्पोजल का यूज हो रहा है, प्लास्टिक पॉलिथीन यूज हो रही है। जो भी डिस्पोजल का प्रयोग हो रहा है तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी एक्साइज और नगर निगम की टीम के द्वारा हम लोग कार्रवाई करेंगे। आहते का सर जो भी नियम अनुसार होगा उसमें। सर एमआरपी के लिए सहायक आपका आयुक्त ने कुछ दिन पहले सूची लगी थी, उसके बाद वो हटा दी गई। अब फिर 10 से 20% वसूली होगी। एक बार फिर से हम जितनी शॉप है करवा देंगे जहाँ पर सर को लेके